जैसे सामान्य अर्थ में हम ज्वालामुखी का मतलब क्या समझते हैं कि एक इस टाइप का हो गया पर्वत, उसी को हम समझते हैं कि वो क्या है, ज्वालामुखी है। लेकिन वास्तव में ज्वालामुखी वो नहीं है, ज्वालामुखी वो नहीं है। ज्वालामुखी का मतलब क्या है कि उसमें उद्गार होता रहे। ज्वालामुखी में क्या होता रहे, उद्गार होता रहे, ये चीज़ है, ठीक ना। उद्गार होता रहेगा, निकलता रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी। और उसमें एक लंबी प्रक्रिया चलती है। ज्वालामुखी क्या है, एक प्रक्रिया का नाम है। ये नहीं कि बस कोई ज्वालामुखी पर्वत है हम उसी को ज्वालामुखी बोलते हैं, नहीं, वो ज्वालामुखी पर्वत होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये चीज़। तो आइए इसमें आगे देखते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक ना, तो धरातल के जो पिघले हुए पदार्थ हैं पृथ्वी के अंदर के, अर्थ के, हमारे धरती के अंदर जितने पिघले हुए पदार्थ हैं, ठीक ना, जब कहीं की कंडीशन जो होती है, कहीं का भी, तो कहीं का अगर धरातल जहाँ कमज़ोर होता है, जहाँ का धरातल क्या होता है, कमज़ोर होता है, ज्वालामुखी क्या करती है उसको, कि किसी भाग का धरातल कहीं क्या होता है, कमज़ोर होता है, और इसके नीचे क्या होती है, मैग्मा वगैरह होता है, तो यह क्या करता है, उस धरातल को तोड़ करके इसका प्रस्फुटन होता है, ठीक, प्रस्फुटन होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। फिर धीरे धीरे जो अंदर का जो मैग्मा है, ये निकलते 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 ये पूरा क्या हो जाता है, जो लावा के रूप में ऊपर बाहर, वो इस तरीके से हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा ऐसे ये जगह बनता चला जाता है, ठीक। तो ये जब ऐसे बन जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, नली हो गई। तो ये क्या हुआ, इस आकार का, शंकु के आकार का, इसी को बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी शंकु। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी शंकु या ज्वालामुखी पर्वत, ठीक। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, जब मैग्मा बाहर निकलता है, तो ज्वालामुखी के कारण कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं, कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं, और कुछ आकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है। कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं और कुछ आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक। तो इसमें दो प्रकार की आकृतियां बनती हैं, एक तो धरातल के अंदर ही बन जाती हैं और एक धरातल के बाहर बनती हैं, ठीक ना। तो ज्वालामुखी के जो धरातल के जो अंदर बनने वाली चीज़ें हैं, जो आकृति बन जाती है अंदर मैग्मा के जमने से, समझ में आ रही है? तो अंदर मैग्मा के जमने से जो आकृति बनती है उसके कई रूप होते हैं, ठीक है। जैसे गुंबद के आकार का बन जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, बैकोलिथ। गुंबद के आकार का बन गया तो बैकोलिथ, तस्तरी नुमा बन गया तो फैकोलिथ, ठीक। अंदर कहीं जा करके इस तरीके से हो गया तो ये थोड़ा बड़े आकार में, तो ये लैकोलिथ होता है, ठीक। इससे फैल गया सब प्लेटों, चट्टानों की परतों के जो परतें होती हैं, परतों के बीच में अगर लावा ये चाह के घुस जाता है ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं, ठीक। और ऐसे जब ये लंबवत रूप से हो जाता है, ठीक, ऐसे मैग्मा चला गया इस दरार में और ये लंबवत हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, ठीक। तो लैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक, ये सब क्या है, ज्वालामुखी पर्वत के अंदर, धरातल के अंदर मैग्मा के जम करके ठंडा होने से निर्माण होता है। और ये सब ग्रेनाइट चट्टानों के क्या हैं, प्रकार हैं। क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक ना। दूसरी चीज़ जो धरातल के बाहर बनती है, धरातल के बाहर बनने वाली चीज़ों में, ये तो हो गया ना आपका, इसको पूरा क्या करना है, लिख लेना है, ठीक। अंदर बनता है लैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, सील और डाइक आदि। धरातल के बाहर जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो होती हैं गीजर। क्या होती हैं, गीजर, ठीक। गीजर हो गया, धुआंरे, ठीक। ज्वालामुखी पंख, ज्वालामुखी पंख, इस प्रकार की चीज़ें धरातल पर बनती हैं, ठीक ना। अब
और एक चीज़ होती है सोल्फ तारा। क्या होता है? सोल्फ तारा, ठीक ना। इसको नोट कर लेना है, ठीक। एग्ज़ाम में आता है। गीज़र बाहर, ये सारी चीज़ें बाहर हैं, ठीक। ज्वालामुखी के धरातल के ऊपरी परत पर, मतलब धरातल पर होने वाली प्रक्रिया है ये। बात समझ आ रही है? तो इसमें सोल्फ तारा क्या होता है, गीज़र क्या होता है, धुआंरे क्या होता है, ज्वालामुखी पंख क्या होता है, ठीक। इनमें से चीज़ें एग्जाम में पूछती हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लेना, ठीक ना। सुल्फ तारा, सुल्फ तारा क्या होता है? जब ज्वालामुखी, ठीक ना, जब ज्वालामुखी से ठीक, जब ज्वालामुखी से राख और लावा निकलना बंद हो जाते हैं, जब ज्वालामुखी से राख और लावा निकलना बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद बहुत दिनों तक उससे जलवाष्प व गैसें निकलती रहती हैं, उससे जलवाष्प व गैसें निकलती रहती हैं, जिसे सुल्फ तारा कहते हैं, जिसे सुल्फ तारा कहते हैं। भूमध्य सागर के निकट एक ज्वालामुखी है जिसका नाम सुल्फ तारा है, उसी से इसका नाम लिया गया है। क्या? सुल्फ तारा ज्वालामुखी। देखिए, जो सुल्फ तारा होता है वास्तव में सुल्फ तारा ही क्या होता है? धुआंरे का रूप ले लेता है, ठीक ना। जैसे लावा, राख वगैरह सब निकलना ज्वालामुखी में से क्या हो गया? बंद हो गया। लावा और क्या हो रहा है कि राख निकलना बंद हो गया ज्वालामुखी में से। तो जब लावा और राख निकलना बंद हो जाता है तो ज्वालामुखी में से फिर क्या होता है कि केवल गैसें और जलवाष्प निकलते हैं, तो लगेगा कि धुआं टाइप का निकल रहा है, ठीक। तो वही विस्तृत होकर के वही क्या होता है? धुआंरा बन जाता है। 10,000 धुआंरों की घाटी है अलास्का क्षेत्र में कटमई ज्वालामुखी। कटमई ज्वालामुखी क्या है? 10,000 धुआंरों की घाटी बोली जाती है। कहाँ है ये? अलास्का क्षेत्र में, अमेरिका का भाग है। नोट कर लीजिए इसको, 10,000 धुआंरों की घाटी, अलास्का का कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, ठीक। देखिए, गीजर क्या होता है? गीजर गेसिर से बना है। किससे बना है? गेसिर से क्या बना है? गीजर बना है, ठीक। इसमें होता क्या है कि यह ज्वालामुखी का गीजर क्या है? ज्वालामुखी का छोटा रूप है। ज्वालामुखी का छोटा रूप है जिसमें से भाप निकलते रहते हैं, गर्म पानी। भाप बन के क्या होता है? जब मैग्मा पानी के संपर्क में आता है तो पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है और वहाँ से भाप निकलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? गीजर बोलते हैं, ठीक। जैसे अमेरिका का येलोस्टोन पार्क, नोट कर लीजिए, अमेरिका का येलोस्टोन पार्क, आइसलैंड का ग्रैंड गीजर और न्यूजीलैंड का गीजर क्षेत्र। ये 3 प्रमुख हैं क्षेत्र। किसके लिए? गीजर के लिए। एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको। अमेरिका का येलोस्टोन पार्क, अमेरिका का येलोस्टोन पार्क, आइसलैंड का ग्रैंड गीजर और न्यूजीलैंड का क्षेत्र। ये 3, अमेरिका, आइसलैंड और न्यूजीलैंड, ये 3 क्षेत्र क्या हैं? गीजर के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक ना। क्लियर? देखिए, इसी में आता है ज्वालामुखी क्रिया का ही एक और भाग है। क्या? गर्म जल के स्रोते। गर्म जल के सोते इसको बोलते हैं, सोते। हॉट
ये भी एग्जाम में आता है क्या, हॉट स्प्रिंग्स, गर्म जल के सोते। अब देखिए कहीं पर क्या हो गया, कहीं पर ज्वालामुखी का प्रस्फुटन हुआ लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, तो उसके ज्वालामुखी के केवल टेम्परेचर से ही क्या हो रहा है, उसके ऊपर का पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। और वो चाहे वहाँ पर जलवायु या वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का मौसम हो, वहाँ का पानी हमेशा क्या रहेगा, गर्म होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं, गर्म जल के सोते बोलते हैं। क्लियर। जैसे बिहार के राजगीर में सीता कुंड है, हमारे देश में बिहार के राजगीर में क्या है, सीता कुंड, वहाँ का पानी क्या रहता है, हमेशा गर्म रहता है। ठीक, नोट कर लीजिए उसको, ठीक ना। बिहार के राजगीर में और मुंगेर में भी क्या है, सीता कुंड है, जिसको सीता कुंड बोलते हैं। वो क्या है, हॉट स्प्रिंग्स है, गर्म जल के सोते हैं। कभी कभी ऐसे सोते वहाँ भी देखे गए हैं, ठीक ना, हॉट स्प्रिंग्स वहाँ भी देखे गए हैं जहाँ ज्वालामुखी का कोई निशान नहीं मिलता है। हॉट स्प्रिंग्स वहाँ भी हम देखे गए हैं जहाँ पर ज्वालामुखी का कोई निशान नहीं मिलता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण होता है ज़मीन के नीचे मौजूद रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक ना, नोट कर लीजिएगा इसको। जहाँ ज्वालामुखी नहीं होते वहाँ पर अगर हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं, गर्म जल के सोते मिलते हैं, तो इसका कारण क्या होता है, वहाँ पर स्थित रेडियो एक्टिव चट्टानें। ठीक ना। ये तो हो गई ये बात, ठीक ना। देखिए अब कुछ चीज़ें हैं जिसको आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो कहानी इसकी हो गई भाई। जब ज्वालामुखी का वो होता है, ठीक ना, ये भी मिटा दिए क्या, ठीक ना। देखिए जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से कई चीज़ें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, कई चीज़ें, उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। पहला क्या निकलता है, गैसें। भाई ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो उसमें से गैसें निकलेंगी ना, ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो उसमें से गैसें निकलेंगी, ठीक ना। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक ना, कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या निकलता है, तो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, जलवाष्प। क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है सबसे ज़्यादा। जितनी गैसें हैं उनमें से 60 से 70% क्या निकलती है, जलवाष्प। 70 क्या, 60 से 90% तक जलवाष्प होती है। और फिर कुछ गैसें होती हैं और, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें भारी मात्रा में निकलती हैं। क्या निकलती हैं, सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, जलवाष्प निकलती है। उसके बाद क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा जो गैसें कम मात्रा में निकलती हैं, क्या, जो गैसें कम मात्रा में निकलती हैं उन गैसों में आपका है क्या, हाइड्रोजन, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और आपका हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और क्लोरीन गैस भी निकलती है। तो कम गैसों में ये गैसें हैं, अधिक गैसों में ये गैसें हैं, और सबसे ज़्यादा क्या है, जलवाष्प सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो निकलता है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या निकलता है भाई, लावा। ये तो सभी जानते हैं, लावा निकलता है। मैग्मा ऊपर आकर के जब फैल जाता है उसको क्या बोलते हैं, लावा, ठीक ना। तो लावा दो प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के लावा, ठीक ना।
एक होता है अम्लीय और एक होता है क्षारीय, एक अम्लीय और एक क्षारीय, जिसमें सिलिका क्या, सिलिका की मात्रा जिसमें क्या होगी, अधिक होगी, ज़्यादा होगी, वह लावा क्या होगा, अम्लीय होगा। और जिसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम होगी, वह लावा क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक ना, वह लावा कैसा होगा, क्षारीय होगा। ये बात हो गई। इसमें एक बात और है, वो क्या है कि जब हम रासायनिक तरीके से इसको देखते हैं, क्या देखते हैं, रासायनिक तरीके से, ठीक ना, तो रासायनिक तरीके से जब हम देखेंगे तो हम रासायनिक संगठन के आधार पे हम इसके कलर के ऊपर बात करते हैं। जो खनिज होती है, जो चट्टान होती है लावा की बनी हुई, अगर हम कलर के ऊपर बात करें तो ये दो प्रकार से हमें देखने को मिलती है। एक होता है हल्के रंग की और एक होता है गहरे रंग की। लिख लीजिए इसको, ठीक ना। एक क्या होता है हल्के रंग की और एक क्या होता है चट्टान गहरे रंग की। हल्के रंग की और गहरे रंग की। देखिए जो हल्के रंग की होती है, क्या होती है, जो हल्के रंग की चट्टान होती है उसको बोलते हैं फेल्सिक। क्या बोलते हैं, फेल्सिक। और जो गहरे रंग की चट्टानें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मैफिक। मैफिक, ठीक ना। फेल्सिक में क्या क्या आपका आएगा, जैसे आएगा आपका फेल्सपार और क्वार्टजाइट। फेल्सपार और क्वार्टजाइट चट्टानों के नाम हैं, ठीक ना। ये हल्के रंग की चट्टानें हैं। और जो मैफिक होती है, मैफिक गहरे रंग की चट्टान होती है, जैसे एम्फीबोलाइट, पायरॉक्सिन। एम्फीबोलाइट और पायरॉक्सिन, इसको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक। ये गहरे रंग की मैफिक चट्टानों में आती है। मुख्य रूप से एग्जाम में आपसे ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि रंग के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार के से बांटी गई हैं। तो दो प्रकार से बांटी गई हैं, हल्के रंग की चट्टान फेल्सिक और गहरे रंग की चट्टान मैफिक, ठीक ना। देखिए जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो बड़े बड़े बोल्डर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बड़े बड़े बोल्डर, बम, जिसको ज्वालामुखी बम कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर ये ज्वालामुखी का यहाँ से उद्गार हो रहा है, ठीक, ये ज्वालामुखी है, उद्गार हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पर जो लावा पसर जाता है ना इस तरीके से, इसको ज्वालामुखी टफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ज्वालामुखी टफ। ज्वालामुखी टफ बोलते हैं। लावा अगर बहुत दूर तक ऐसे फैल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी टफ, ठीक। अच्छा तो जब विस्फोट होता है तो बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े बोल्डर निकलते हैं, ये बात हो गई। ऊपर चले जाते हैं और फिर आसमान से उनकी क्या होती है, बारिश होती है। इतना प्रेशर रहता है गैसों का कि जब विस्फोट होता है तो ऊपर का सब ये इलाका पूरा तोड़ ताड़ के पहले सब ऊपर चला जाएगा। सब बड़े बड़े बोल्डर ऊपर चले जाएंगे, पिघले हुई स्थिति में ही चले जाएंगे और फिर वो गिरते 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 क्या होते हैं, पिघल वो ठोस हो जाते हैं। समझ गए। उसमें से जो बहुत महीन बारीक कण हो जाते हैं मटर के दाने की तरह, जो मटर के दाने की तरफ बिखर जाते हैं ज्वालामुखी पर्वत के आसपास, उनका नाम क्या है, लैपिली। क्या नाम है उनका, लैपिली। इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। उसका नाम क्या है, लैपिली। तो लैपिली क्या होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप मटर के दाने की तरह, ठीक, जब उसका राख वगैरह फैल जाता है, ठीक ना, तो उसी का नाम क्या दिया जाता है, लैपिली दिया जाता है, ठीक ना। अब बात करते हैं ज्वालामुखी उद्भेदन की। किसकी बात करेंगे, ज्वालामुखी उद्भेदन की, ठीक। तो जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो यह दो तरीके से होता है, ठीक ना। एक शांत तरीके से होता है, क्या होता है, शांत तरीके से, ठीक ना। क्या होता है भाई, शांत तरीके से ज्वालामुखी उद्गार होता है। और एक जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो केंद्रीय उद्गार जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केंद्रीय उद्गार। तो
तो उद्गार के आधार पे जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो दो तरह, एक तो होता है शांत और दूसरा होता है क्या, केंद्रीय। तो जो शांत होता है, ठीक ना, उससे कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है दरारों में होकर के। शांत या दरारी उद्गार भी इसको बोलते हैं, शांत या दरारी उद्गार। दरारों में से ज्वालामुखी का लावा धीरे धीरे बाहर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, कई जगह से आ रहा है पूरा, ठीक है ना, बात समझ आ रही। जो केंद्रीय उद्गार होता है इसमें भयानक विस्फोट होते हैं और ज्वालामुखी अपने ऊपर का मुंह तोड़ करके पूरा निकल के फैल जाता है, बात समझ आ रही है। तो केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं इनको 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, ठीक। कौन कौन सा है तो देखिए, पहला क्या है, हवाई तुल्य। क्या है? हवाई तुल्य। हवाई एक द्वीप है अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में, तो वहाँ हवाई ज्वालामुखी है। इस प्रकार की ज्वालामुखियों को हवाई तुल्य बोलते हैं। ये ज्वालामुखियाँ क्या करती हैं, ये ज्वालामुखियों में बहुत तीव्रता से उद्गार नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये जलती रहेंगी, धीरे धीरे विस्फोट होता रहेगा आराम आराम से। तो केंद्रीय उद्भेदन नहीं होता है, दरारी नहीं होता, एक ही मुख से पूरा क्या करेगा, निकलेगा, ठीक। दूसरा जो प्रकार होता है ये स्ट्राम्बोली तुल्य होता है। ऐसी ज्वालामुखियाँ क्या करती हैं, प्रकाशमान होती हैं, निकलेगा तो आसपास क्या होगा, प्रकाश इसका हमें दिखाई देता है। तो इनकी जो आकृति कुछ इस तरीके से हो जाती है, ठीक ना, ये प्रकाशमान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लावा तीव्रता से आगे निकलता है, तीव्र गति से, तेजी से क्या होता है, प्रस्फुटित होता है। इसमें लावा क्या होता है, तीव्र गति से प्रस्फुटित होता है, बात समझ में आ रही है। तीसरा क्या होता है, वल्केनियन तुल्य या वल्केनो तुल्य, इसी को वल्केनियन बोलते हैं, ठीक। वल्केनियन तुल्य क्या होता है कि फूल गोभी का आकार इसको दिया जाता है। ये फूल गोभी के आकार, देखिए फूल गोभी ऐसे जब इसको पूरा हटा दीजिएगा तो ऐसा दिखाई देगा ना, ये चीज़, ये जो भाग है, तो फूल गोभी के आकार का क्या होता है, वल्केनियन तुल्य। इसमें भयानक विस्फोट होता है, क्या होता है, भयानक विस्फोट, और बड़े बड़े बोल्डर ऊपर चले जाते हैं इसमें, और फिर उस आसमान से फिर क्या होती है, राख की, धूल कण की, बोल्डरों की बारिश होती है। जैसे बारिश होता है ना पानी का, तो उस ज्वालामुखी के आसपास क्या होगा, विस्फोट के बाद बारिश होगा, खूब बोल्डर बड़े बड़े धड़ाम धड़ाम गिरेंगे नीचे, ठीक ना। उसके बाद पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होती है, ठीक ना। ये क्या होती है, ये भयंकर ज्वालामुखी है। क्या है, भयंकर ज्वालामुखी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा आसमान में तो नहीं जाता है प्रकाश, और इसके बोल्डर, क्योंकि बड़े भयंकर विस्फोट इसमें होता है, और इसके पास में क्या होता है, सब गिरता है निकल के, बड़े बड़े बोल्डर निकलते हैं। तो पिलियन तुल्य क्या है, भयंकर विस्फोट वाली ज्वालामुखी है, सर्वाधिक शक्तिशाली, विनाश करके पूरा रख देती है, बात समझ आ रही है ना, ठीक। जो 5वां प्रकार है वो प्लिनियन तुल्य या विसुवियस तुल्य है। इसमें भी भयंकर विस्फोट होता है और यह भी शक्तिशाली विस्फोट होता है। क्या होता है, भयंकर विस्फोट होता है और शक्तिशाली विस्फोट होता है, ठीक ना। इसका आकार भी फूल गोभी की तरह होता है। किसकी तरह होता है, फूल गोभी की तरह। इसके जो ज्वालामुखी बादल हैं ऊपर से क्या लगेंगे, अब कहीं से दूर से देखने पे लगेगा कि फूल गोभी की तरह है, ठीक। इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें नीचे ही रह जाता है, और ये ऊपर जा कर के पूरा चारों तरफ बादलों को भी, मेघों को भी क्या कर देता है, प्रकाशमान कर देता है। ये भी मेघों को प्रकाशमान कर देता है, ये भी फूल गोभी की तरह है, मेघ को, बादल को आसपास क्या करेगा, पूरा प्रकाशमान कर देगा, उजाला उजाला कर देगा, बात समझ में आ रही है। तो इसके, और 6वां क्या है, आइसलैंड तुल्य, कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सरकता रहता है, लावा वगैरह धीरे धीरे निकलता रहेगा, बात समझ में आ रही है। तो ये केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों के क्या हैं, 6 प्रकार हैं, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक ना। स्ट्राम्बोली क्या है, इटली में है, ठीक, लिख लीजिए, इसका नोट कर लीजिए। स्ट्राम्बोली में सिसली का लिपारी द्वीप का ज्वालामुखी लिखिएगा, सिसली के
लिपारी द्वीप का ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, ठीक। हाँ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसी को बोलते हैं। देखिए पूरा जो है उद्गारित होता रहता है, लाइट देता रहता है, ठीक। पीलियन तुल्य क्या है? पीली एक ज्वालामुखी है, पीली, ठीक ना, पीली ज्वालामुखी। 1902 में भयंकर विस्फोट हुआ था, बात समझ में आ रही है? तो उसके आधार पर इसको पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक। और इसको विसुवियस तुल्य या प्लिनी, अच्छा प्लिनियन तुल्य इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लिनी महोदय ने, किसने? प्लिनी महोदय ने इसका अध्ययन किया था, इसके बारे में पता लगाया था, इसीलिए विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई, ठीक ना। देखिए सर्वाधिक शक्तिशाली प्लिनियन तुल्य याद रखिएगा, सर्वाधिक शक्तिशाली, एग्जाम में यही पूछेगा, चारों पांचों दे देगा, पूछेगा कौन सा सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो प्लिनियन तुल्य क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली ज्वालामुखी है, ठीक ना। अब बात करते हैं कि फिर उद्गार के आधार पर, ठीक ना, कि कब कब समयानुसार, समय के आधार पे उद्गारित होते हैं ज्वालामुखी, समय के आधार पे कब कब ज्वालामुखी क्या होते हैं? उद्गारित होते हैं। तो यह होते हैं 3, जागृत ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो और मृत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक ना। जागृत ज्वालामुखी क्या होते हैं? जो जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ 24 घंटा निकलता रहता है उसमें, ये क्या होते हैं? जागृत ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो, जैसे कि इटली का माउंट एटना, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यही जो स्ट्राम्बोली तुल्य है, ठीक। और मोनालोवा हवाई द्वीप का, अमेरिका में हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है मोनालोवा। तो माउंट एटना, स्ट्राम्बोली, मोनालोवा और माउंट कोटोपैक्सी, ये क्या है? जागृत ज्वालामुखी। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है? चिली में, दक्षिणी अमेरिका के चिली में है। कौन? माउंट कोटोपैक्सी। इटली में है माउंट एटना और स्ट्राम्बोली, और हवाई द्वीप में है मोनालोवा। ये नाम की जगह के साथ याद रख लेना है। उसके बाद आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जो उद्गार हो गए फिर उसके बाद शांत पड़े हुए हैं, और फिर कब उद्गारित होंगे ये पता नहीं है, फिर कभी भी इनमें विस्फोट हो सकता है, ठीक ना। उद्गारित हुए लेकिन बंद पड़े हैं, फिर कब उद्गार हो जाएगा उसमें कोई ठिकाना उसका नहीं है। तो ये भी बहुत खतरनाक होता है, पता चला घूमने गए विस्फोट हो गया, उसी में रह गए। तो डोरमेंट वोल्केनो ये प्रसुप्त होते हैं, जैसे विसुवियस, क्राकातोवा और फ्यूजियामा, 3 नाम याद रखिए, ठीक है। विसुवियस ज्वालामुखी जो विसुवियस तुल्य है, क्राकातोवा और फ्यूजियामा, ठीक ना, जापान का है फ्यूजियामा, ठीक ना। क्राकातोवा आपका इंडोनेशिया के पास, जावा और सुमात्रा के पास पड़ता है, ठीक। उसके बाद आता है मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं? एक बार फूट गए हैं, ठीक ना, या पास्ट में भूतकाल में फूटे होंगे, वर्तमान में क्या है? मर गए, शांत हो गए हैं। क्या हो गए हैं? वो शांत हो गए हैं, अब उनसे कोई मतलब नहीं है, वो कभी फूटने वाले अब नहीं हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक। उनमें अब उद्गार नहीं होता। तो ये होते हैं मृत ज्वालामुखी, जैसे माउंट कोपा, माउंट किलिमंजारो और कोह सुल्तान, ये ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये उद्गार के आधार पे 3 प्रकार के ज्वालामुखी हो गए, ठीक ना। अच्छा, जब ज्वालामुखी मृत हो जाती है ना, तो ये जो देखिए ये क्या है? एक ज्वालामुखी है, जैसे मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी है, ये क्या है? ज्वालामुखी है, ठीक। तो ज्वालामुखी का ये जो ऊपरी भाग कीप के आकार, यहाँ से क्या, ये मैग्मा है, तो ऊपरी भाग ये जो होता है इसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। और ये क्या है? शंकु, ज्वालामुखी शंकु। क्रेटर में जब पानी भर जाता है और यह बड़े पैमाने पर क्रेटर विकसित हो जाती है, तब इसका नाम क्या दिया जाता है? काल्डेरा। क्या दिया जाता है? काल्डेरा। जब पानी इसमें बारिश जब पानी भर गया तो वह झील बन जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रेटर झील। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। और जब ये बड़े पैमाने पर हो तो उसको बोलते हैं काल्डेरा।
ये भी एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक, तो क्रेटर समझ में आ गया, काल्डेरा समझ में आ गया, ज्वालामुखी शंकु, ये जो ज्वालामुखी पर्वत है ये ज्वालामुखी का छिद्र होता है, ज्वालामुखी नली होती है। क्लियर? तो जितने प्रकार के प्रश्न इसमें से आ सकते थे और जो इसका कॉन्सेप्ट था वो हमने क्या किया, बता दिया। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है, इसको अच्छे से समझ कर लेना है। क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक ना? एक चीज़ और, माउंट कोटोपैक्सी चिली में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चिली में जागृत ज्वालामुखी, सर्वाधिक ऊंचा, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी। ठीक ना? हाँ देखिए, हाँ एक चीज़ देखिए, और इनकी स्थिति के आधार पे, ज्वालामुखी की स्थिति के आधार पे जब इसका वर्गीकरण किया जाएगा तो उसमें से एक वर्गीकरण जो क्वेश्चन में आता है वो सुन लीजिए। ठीक, जो प्रशांत महासागर है, क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक ना? तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ देखिए, ये हमने बना दिया क्या, ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये बन गया दक्षिणी अमेरिका। ये आपका बन गया क्या, एशिया। ठीक, क्या बन गया, एशिया। और यहाँ पे बन गया आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऐसे ऐसे द्वीप हैं छोटे छोटे। तो ये एशिया है, यहाँ पर जापान वगैरह ये सब है। ठीक, और ये क्या है, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। और बीच में क्या है, प्रशांत महासागर, बीच में प्रशांत महासागर है। तो इसके चारों तरफ ये क्या है, ज्वालामुखी है, क्योंकि ये कमज़ोर बेल्ट है। और यहाँ इसके चारों तरफ क्या है, ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी है। जैसे यहाँ चिली के पास में माउंट कोटोपैक्सी है, तो चारों तरफ क्या है, ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी है। इसी को बोलते हैं क्या, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। ठीक, इसको बोलते हैं परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत ज्वालामुखी मेखला, रिंग ऑफ फायर इसी को बोलते हैं। जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ के महाद्वीपों और द्वीपों पर जो ज्वालामुखी हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। सिर्फ यही एक ऐसा महासागर है जिसके चारों तरफ क्या हैं, ज्वालामुखी हैं। तो इस मेखला को परिप्रशांत मेखला कहते हैं और इसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। अग्निवलय, क्या, अग्निवलय। ठीक, तो अब इसमें कुछ नहीं बचा, ज्वालामुखी से के संदर्भ में अब कुछ नहीं बचा। ठीक, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूकंप आते हैं, सुनामी भी आ सकती है समुद्रों में, समझ गए? तो ये सब क्या होते हैं, इसके परिणाम होते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के। तबाही मचती है, लोगों को पलायन करना पड़ता है। बात समझ आ रही है? ठीक, तो अब अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूकंप, भूकंप और फिर उसके आगे की चीज़ें। ठीक ना?